नमस्कार दोस्तों, एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन मैंने सृजन प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं किया और ये 13वें दिन का प्रोग्राम 2 दिन से लेट मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ये मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो दोनों बार डिलीट करना पड़ा। तो ये मैं इसको तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्रयास रहेगा कि आगे से रेगुलर रखूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, अब हम 13वें दिन पर आ चुके हैं, ठीक है? और हमारे 13वें दिन का जो प्रश्न था, वो था पृथ्वी के ऊष्मा बजट यानी हीट बजट और तापमान के विलोमन यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, अभी पहले तो आपको देखने में थोड़ा-सा ये प्रश्न अलग लग रहा होगा, क्योंकि उसमें 2 जो है कॉन्सेप्ट सीधे-सीधे पूछे गए हैं। इनका प्रभाव, प्रमाण और इनका इफ़ेक्ट, ठीक है? इनका कारण, कॉजेज़ ये सब नहीं पूछा गया है। उसके पीछे मैं कारण आपको बताऊँ, ये देखिए, ये जो सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना, उसके पहले मैंने यूपी पीसीएस के 1992 से लेके 2022 तक जितने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के पीवाईक्यू हुए हैं, उनको करीब 17 से 18 पेजेस में मैंने समेकित किया टॉपिक वाइज, ठीक है? टॉपिक वाइज जितने 10 यूनिट दिए हैं, वो यूनिट वाइज मैंने उन पीवाईक्यूज को पहले अरेंज किया। सारे पीवाई, कोई पीवाईक्यू मैंने नहीं छोड़ा है। और वो करीब हमारे 260 से 270 प्रश्न बने हैं और 17 से 18 पेजेस में, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने ये पीवाईक्यूज इकट्ठे किए हैं और उन 260 200 के आसपास पीवाईक्यूज को 60 प्रश्नों में संकुचित करने के लिए इस तरीके की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ऐसे आपको कुछ प्रश्न भी मिलेंगे जिसमें आंसर राइटिंग से इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट का रिवीजन बहुत जरूरी है। तो ये दोनों टॉपिक देखिए, अपने में अलग टॉपिक है और बहुत छोटे टॉपिक थे। और ये दोनों टॉपिक आए हैं यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर में। हालांकि बहुत बार नहीं आए हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे ये कराना ही था। तो मुझे ऐसा कोई टॉपिक चाहिए था जिसके साथ इसको और इसको दोनों को एक एक मैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन के रूप में डाल सकूं। तो ऐसा तो कोई टॉपिक मिला नहीं अभी तक, और आगे क्लाइमेटोलॉजी में भी ऐसे कोई टॉपिक नहीं है। तो मैंने सोचा इन दोनों को ही मैं ऐड कर दूं। तो बाकी जो थोड़ा सा अलग आपको क्वेश्चन लग रहा होगा, इससे बेयर करिएगा। ये आप ही के लिए है, ताकि एक प्रश्न में मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक साथ गो थ्रू करा दूं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है, और मेन चीज ये है कि आपका ये जो पूरा प्रोग्राम है सृजन का, वो पीवाईक्यू बेस्ड है। यहाँ पर अपने अपने से कोई भी प्रश्न नहीं बनाए जा रहे हैं। जितने भी प्रश्न पीवाईक्यू में आए हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा एलटी ग्रेड के पेपर में 10 में से 7 प्रश्न आपके इन्हीं पीवाईक्यूज में से आए हैं, डायरेक्ट, सीधे सीधे, बिना कोई कॉन्सेप्ट चेंज किए, बिना कोई एक वर्ड चेंज किए। तो इसी तरीके से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब हमारे प्रश्न की तरफ आते हैं। तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट, हीट बजट और तापमान में विलोमन की प्रक्रिया को समझाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं सृजन में, पार्ट देखते हैं। भाई, कितने पार्ट है हमारे क्वेश्चन में? अब हम पार्ट देखेंगे तो सीधे सीधे हमको 2 पार्ट दिख रहे हैं। तो हमको बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में डील करना है। बाकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो हम देंगे ही। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और बताऊं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था थोड़ा शुरू करने से पहले, कि सर जो है 8 नंबर में और 12 नंबर में कितने कितने पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है? आप वो पार्ट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है 8 मार्क वाले में 2 पार्ट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। अगर 8 मार्क में 2 पार्ट हैं आपके, ठीक है? सपोज करिए पूछ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हाँ, और इसके प्रभावों की समीक्षा करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ग्लोबल वार्मिंग, या आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है? तो दूसरा जो मेन पार्ट है आपके क्वेश्चन का, उसके प्रभाव क्या है, ठीक है? दूसरा पार्ट उसका प्रभाव है। तो प्रभाव में देखिए 2 पार्ट बन जाएंगे। जब भी प्रश्न में प्रभाव पूछेगा, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने हैं। प्रभाव में आप केवल नेगेटिव, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो आप उसका नेगेटिव लिख के नहीं आएंगे। किसी भी प्रश्न में अगर प्रभाव पूछ रहा है, इंपैक्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो आप उसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखेंगे। देखिए, आपके दो दो पार्ट हो गए प्रभाव की वजह से। अब आप क्या करेंगे, अगर 3 पार्ट आप पॉजिटिव में लिख रहे हैं, तो 3 से 4 पार्ट ही आप नेगेटिव में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव में 5 पार्ट और नेगेटिव में 8 पार्ट या 6 पार्ट लिख के आ रहे हैं। तो प्रयास ये करिएगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 2-3 पार्ट आप इसमें डाल देंगे, 2-3 पार्ट आप इसमें डाल देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी 8 नंबर में 6 से 7 पॉइंट हो जाएंगे। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को लेके मुझे लग रहा है मोर देन इनफ है ये पॉइंट्स। अगर आप इसको छांट के लिखेंगे, मतलब ऐसे ना, सब डिवाइड करके पार्ट्स में, तो देखिए, पॉइंट्स को भी जनरेट करने से इंपॉर्टेंट है आपको अपने क्वेश्चन को पार्ट्स में बांटना। इसीलिए मैं बोलता हूं, पहले दिन से बोल रहा हूं, सबसे पहला क्या होगा, आप जो है प्रश्न पढ़िए और उसमें देखिए कितने पार्ट हैं। आप देखते ही बस आंसर लिखने मत लग जाया करिए। आपको प्रत्येक प्रश्न में 8 से 9 मिनट मिलेंगे, क्योंकि आपको 3 घंटे हैं और 20 प्रश्न पूरे करने हैं, ठीक? इन 8-9 मिनट में आप 10 से 15 सेकेंड जो है प्रश्न को दीजिएगा और इनके पार्ट्स डिवाइड करने की कोशिश करिएगा। तो हम पार्ट डिवाइड कर लिए, 2 पार्ट हैं। अब हम इसको एड्रेस करते हैं।
पृथ्वी के ऊष्मा बजट से तात्पर्य पृथ्वी द्वारा प्राप्त लघु तरंगी सौर विकिरण यानी इंसोलेशन और उत्सर्जित दीर्घ तरंगी स्थलीय विकिरण, ठीक है, प्राप्त और उत्सर्जित, देखिए, के बीच संतुलन से है। अब ये बजट कहां से लिया गया है? ये बजट लिया गया है जो आपका फाइनेंशियल बजट होता है ना, ठीक है, वित्तीय बजट, वहां से बजट ज्योग्राफी में लाया गया है। उसमें क्या होता है, सरकार क्या दिखाती है, सरकार के पास कितना राजस्व या कितना मद आया, ठीक है, और सरकार ने कितना खर्च किया, इन्हीं के बीच का बैलेंस जो है वो सरकार अपने वित्तीय बजट में दिखाती है। उसी प्रकार से हीट बजट में क्या दिखाया जाएगा कि पृथ्वी जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी लघु तरंगीय सौर विकिरण जो पृथ्वी को मिले और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण जो पृथ्वी ने वापस भेजा, इनके बीच में जो संतुलन है, इनके बीच में जो रिलेशन है, वो हम हीट बजट में दिखाने का प्रयत्न करते हैं। यह हमने यहां पर बता दिया। यह संतुलन पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखता है। ये जो संतुलन है वो पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखता है, ठीक है, और वैश्विक जलवायु तंत्र को नियंत्रित करता है और ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को नियंत्रित करता है। चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो प्रेशर बेल्ट हो, चाहे वो टेम्परेचर बेल्ट हो, चाहे वो आपका पृथ्वी का एल्बिडो हो, चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, कुछ भी हो, ये इसको हम एक टर्म देंगे। देखिए, इन्हीं टर्म्स की बात मैं करता हूं, ज्योग्राफिकल टर्म्स। आपको अपने उत्तर में ऐसे टर्म्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वैश्विक जलवायु तंत्र, ठीक, वैश्विक जलवायु तंत्र को नियंत्रित करता है। किंतु कुछ वायुमंडल, अब देखो यहां से आपका हीट बजट हो गया, लेकिन यहां से गलती हो गई लिखने में कि यहां पर हमको इंट्रोड्यूस करना था ये तापमान विलोमन यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का एक लाइन जो मिस है वो यहां पर क्या है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, कमी होती है। ये सामान्य प्रक्रिया है, किंतु कुछ वायुमंडलीय परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान के सामान्य ह्रास दर की प्रवृत्ति उलट जाती है। ये घटती नहीं है, ये बढ़ने लगती है कुछ वायुमंडलीय परिस्थितियों में, जिससे तापमान विलोमन उत्पन्न होता है यानी टेम्परेचर इन्वर्जन उत्पन्न होता है, जो एक महत्वपूर्ण जलवायु परिघटना है, ठीक है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में दोनों टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोडक्शन में आपके प्रश्न के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। अब हम आते हैं अपने बॉडी पर। बॉडी की बात करें, आपको पता है कि हमको 60% हिस्सा अपने उत्तर का बॉडी को देना है। अब हम पहले पार्ट को एड्रेस करेंगे। पहला पार्ट, ये वाली यूनिट हम पहला डालेंगे। जब हम सब पॉइंट देंगे ना, आप ये ध्यान दीजिएगा, सब पॉइंट हम ऐसे करके देंगे और जो हम हेडिंग वाली पॉइंट है वो रोमन नंबर में देंगे। पहला क्या है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सूर्य से लघु तरंगीय सौर विकिरण आता है जिसमें लगभग 100 इकाई ऊर्जा वायुमंडल के शीर्ष पर प्राप्त होती है। अब हमने यहाँ पर 100 इकाई क्यों लिया है? 100 इकाई का मतलब ये है कि 100 इकाई ऊर्जा ही नहीं आती है, जितनी टोटल ऊर्जा आती है इसको समझने के लिए बचपन से हम पढ़ते आए ना, लेट द नंबर बी 100, लेट द नंबर बी x। तो जब हमने बचपन से नंबर को लेट एज्यूम किया है 100, तो यहाँ पर भी जब हम हीट बजट समझेंगे तो इसको 100 इकाई यूनिट, 100 इकाई ऊर्जा समझेंगे, ठीक है। कहाँ पर प्राप्त होती है? टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पर सबसे पहले प्राप्त होती है। फिर होता क्या है कि उन 100 में से 35 इकाई ऊर्जा बादलों, वायुमंडलीय कणों और पृथ्वी की सतह द्वारा परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है। उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी एल्बिडो। ये भी देखिए ज्योग्राफिकल टर्म है, आपको देने हैं कि 35% जो 35 यूनिट ऊर्जा है वो रिफ्लेक्ट होकर प्लैनेटरी एल्बिडो की वजह से वापस चला जाता है अंतरिक्ष में। अब 35 चला गया, अब 14 इकाई ऊर्जा वायुमंडलीय गैस, धूल एवं बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब इन्हीं वायुमंडलीय गैसों ने, धूलों और बादलों ने 35% ऊर्जा को तो वापस भेज दिया रिफ्लेक्ट करके। अब 14% ऊर्जा जो है इन्होंने अपने पास रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो 35 + 14 कितना हुआ? 49 हो गया। बचा कितना? 51। अब ये शेष 51 इकाई ऊर्जा पृथ्वी के सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब यानी जो बचा हुआ 51 यूनिट ऊर्जा है वो पृथ्वी की सतह अपने अंदर समाहित कर लेगी। अब उसको पृथ्वी को इन्हीं 51 ऊर्जाओं में से अपने जो डेली की जरूरतें हैं, जो उसको अपना अर्थ का सिस्टम चलाना है, क्लाइमेटिक सिस्टम चलाना है, रेनफॉल बनाना है, प्रेशर देखना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और जो विंड सिस्टम है सर्कुलेट करना है, करंट को चलाना है, तो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अब पृथ्वी के पास इन्हीं 51 यूनिट ऊर्जा में उसको पूरा करना होगा, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि जब ये ऊर्जाओं की पूर्ति कर लेती है, ऊर्जाओं की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? रेडिएशन के माध्यम से। ऐसा नहीं कि ये हीट अलग अलग जगह जाता है। जब पृथ्वी गर्म होती है और इससे जो रेडिएशन निकलता है उन्हीं से सारी प्रक्रियाएं होती हैं। फिर क्या होता है? गर्म हुई पृथ्वी दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण यानी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में ऊर्जा पुनः उत्सर्जित कर देती है। होता क्या है कि जो 51% ऊर्जा होती है पृथ्वी उसको पूरा अपना इस्तेमाल करने के बाद रेडिएशन के माध्यम से, क्योंकि जब रेडिएशन करती है ना, रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी इस 51 यूनिट ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ठीक है। तो बची हुई ऊर्जा वो रात में वो वापस लौटा देती है, ठीक। तो उसने 51 लिया, 51 वापस लौटा दिया। बाकी वहां पर जो
14 थे, वो 14 भी चले गए, 35 पहले ही चला गया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि 100 यूनिट ऊर्जा पृथ्वी ने ली और 100 यूनिट अलग-अलग फॉर्म में पृथ्वी ने वापस लौटा दिया है। इस उत्सर्जित विकिरण का एक भाग ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित होकर विकिरण किया जाता है, जिसके हाउस से ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। अब जब ये ऊर्जा उत्सर्जित होती है लॉन्ग टर्म टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो आपको पता है पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है वो विभिन्न गैसीय आवरणों से बना है। उसमें कुछ गैस ऐसे हैं जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी जो पृथ्वी से ऊर्जा वापस जाती है उनको अवशोषित कर लेते हैं। उनमें ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, उसमें आपका मीथेन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे गैसेस क्या करते हैं, ये जो वापस ऊर्जा जाती रहती है इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। जब ये अवशोषित कर लेते हैं तो ये जो एटमॉस्फेयर है गर्म होने लगता है। इससे क्या होता है, पूरा ओवर आपको ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ग्लोबल वार्मिंग भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अतः पृथ्वी जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उतनी ऊर्जा उत्सर्जित भी कर देती है, और यही होता है हीट बजट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, जो है आपका तापमान विलोमन की प्रक्रिया। दूसरा ये यूनिट हम लिया, तापमान विलोमन की प्रक्रिया। उसके पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है तापमान विलोमन। उसको समझने से पहले हमको नॉर्मल जो है वो प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि सामान्यतः पृथ्वी पर क्या होता है। क्या होता है कि पृथ्वी पर जो है सनरेज आती हैं, पृथ्वी गर्म होती है। ठीक है, पृथ्वी के सतह के पास की जो हवा है जो गर्म होती है वो चूंकि पृथ्वी के पास है तो वो ज्यादा गर्म होकर फैलेगी। जब कोई चीज फैलती है तो हल्की होती है, और जब कोई चीज हल्की होती है तो ऊपर उठती है। अब ये ऊपर उठती जाएगी। ठीक है, चूंकि ये आसपास की हवाओं से हल्की है तो ये ऊपर उठती जाएगी। अब ये ऊपर उठने की प्रक्रिया में ठंडी होती है। ठीक है, कितने स्पीड से, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की स्पीड से जो है ये वायु जो है ठंडी होती रहती है। इसको कहते हैं समान पर्यावरण तापहास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये ठंडी क्यों होती है, कि आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा नीचे से हीट होता है, यानी पृथ्वी की सतह से वो हीट होता है। आने वाले सोलर रेडिएशन से हीट नहीं होता है, नीचे से ऊपर हीट होता है, जिसकी वजह से नीचे तापमान ज्यादा होते हैं, ऊपर तापमान कम होते हैं। तो जब ये हवा ऊपर जाती है तो इसके तापमान कम होते रहते हैं, और इसी की वजह से जो है बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये प्रक्रिया नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है समान स्थिति में होता है ये। लेकिन तापमान विलोमन वह स्थिति जिसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। अच्छा, अर्थात निचले स्तर की वायु ऊपरी स्तर की वायु की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। कैसे, कैसे क्या, कि जब आपकी रात्रि लंबी होती है, जब शीतकालीन रात होती है, जब ठंडी होती है, तो जो अभी हमने बात की कि पृथ्वी ऊर्जा वापस भेजती है। ठीक, नॉर्मल रातों में ऊर्जा मान लो 51 यूनिट वापस भेज दी जो उसने रिसीव की थी। जब रात लंबी होती है और मौसम ठंडा होता है तो ये ठंडे होने की दर बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी अपनी अंदरूनी ऊर्जा को भी वापस भेजने लगती है। ठीक है, 51 के अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा इसके पास है अपनी ऊर्जा वो भी वापस भेजने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी की सतह एकदम ठंडी हो जाती है। और जब ये ठंडी होती है तो आपको पता है कि जो इसके आसपास का एटमॉस्फेयर वो भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी वजह से ये गर्म हो रहा था वैसे ही अभी इसकी वजह से ये ठंडा हो जाएगा। तो ऊपर उठने के लिए क्या आवश्यक दशा है कि ये वायु हल्की होनी चाहिए। ठीक, हल्की कब होगी, जब गर्म होगी, लेकिन अभी तो ये ठंडी है। जब कोई ठंडी होती है कोई चीज तो संकुचित होती है, संकुचित होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो ऊपर नहीं जाएगी, ये बैठेगी नीचे। ठीक है, तो ये होती है कि क्या होता है कि ऊपर आपकी गर्म वायु और नीचे ठंडी हो, इसकी वजह से जो है इसका राइज नहीं हो पाता है, ये ऊपर नहीं उठ पाती है। और अगर उठती है ऊपर, ठीक है, ऊपर अगर उठती भी है तो क्या होता है, तापमान कम नहीं होता है, तापमान ऊपर उठते हुए बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है आपका गर्म हवा है ना, नीचे ठंडी हवा है। अगर किन्हीं दशाओं की वजह से ये उठती है थोड़ी बहुत हवा तो ये ऊपर उठ के ठंड गर्म होगी। ठीक है, तो नॉर्मल में क्या होता है कि ऊपर उठ के ठंडी होती है और टेम्परेचर इनवर्जन में ऊपर उठ के गर्म होती है, क्योंकि ऊपर गर्म हवा का लेयर है। अब आते हैं विकिरण प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकिरणीय विलोमन, दूसरा होता है पर्वत घाटी विलोमन, और तीसरा होता है अग्र विलोमन यानी फ्रंटल इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन और रेडिएशन इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्जन वही जो हमने अभी बात की। ठीक है, पृथ्वी गर्म होती है फिर ठंडी होती है, इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी सतह पर जो एटमॉस्फेयर के वायु होती है वो भी बहुत ठंडी हो जाती है। फिर ये जो है ऊपर उठती है तो ये ठंडे होने की बजाय गर्म होती है। वैली इन्वर्जन क्या होता है, कोई सपोज करो वैली है और यहाँ से जब हवा ठंडी होकर नीचे की तरफ आती है ना, जब हवा नीचे, क्योंकि ये ग्रेविटी है, ऐसे स्लोप है, तो जब हवा नीचे आती है तो नीचे आते हुए हवा ऊपर जाते हुए हवा क्या होती है, ठंडी होती है, गर्म ठंडी होती है। ठीक, ऊपर जाते हुए हवा अगर ऊपर जाएगी तो हल्की होती है, नीचे अगर वैली से नीचे आएगी तो ये हवा जो है भारी होती जाएगी। अब ये यहां पर नीचे आएगी तो ठंडी होकर यहां पर ये इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या ठंडा वायु और यहाँ पर गर्म वायु, तो इसके वजह से वैली इन्वर्जन होता है, जिसको हम कहते हैं पर्वत घाटी विलोमन। ठीक है, अच्छा ये देखिए कैटाबेटिक विंड, जब हवाएं जो है वैली से नीचे की तरफ आती हैं उसको क्या कहते हैं, कैटाबेटिक विंड, कैटाबेटिक पवन। ऊपर जाती हैं तो इसको एनाबेटिक पवन, और ये कैटाबेटिक पवन आपका 51st इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधे सीधे पूछा था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, कि जो घाटियों से हवा नीचे आती है
उसको क्या कहते हैं, उसको कैटाबैटिक कहते हैं, और जो ऊपर जाती है उसको एनाबैटिक कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है, जब आप वैली इन्वर्जन डालेंगे तो आपको लिखना है। अब हम आते हैं फ्रंटल इन्वर्जन। ठीक है, फ्रंट क्या होते हैं, मान लो सपोज करो दो एयर मास है। एयर मास क्या होते हैं कि ये हवा का समूह होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हो गया आपका वार्म यानी गर्म एयर मास, ये होता है आपका कूल एयर मास। ये दोनों मिलते हैं कुछ विशेष दशाओं में, हम आगे पढ़ेंगे। तो जब दोनों मिलते हैं, क्योंकि कूल भारी है, तो ये ठंडी गर्म हवा के नीचे चला जाता है और इसको उठा देता है। ठीक है, उठाने का प्रयत्न करता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है। अब दो एयर मास जब मिलते हैं ना, तो उनके बीच का जो डिवाइड होता है, उनके बीच का जो जोन होता है, उसको फ्रंट कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रंट कहते हैं। अब क्या होता है जब ये दशा बनती है, ठीक, तो गर्म हवा ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर, तो आ गई ना ठंडी हवा नीचे आपकी। अब ऊपर उठोगे तो आपका तापमान क्या होगा, ऊपर जाने पर तापमान बढ़ेगा। तो ये एक प्रकार हो गया अग्र विलोमन यानी फ्रंटल इन्वर्जन। पिछले कुछ समय से एक इन्वर्जन की और बात की जा रही है, जो कि किताबों में नहीं मिलेगा आपको, इसको आपको लिख देना है। उसको कहते हैं अवसादी अवतरण विलोमन यानी सब्सिडेंस इन्वर्जन। ये क्या होता है भाई, ये होता है उच्च दाब पीटीयू में यानी 60 डिग्री, और आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं लेकिन सॉरी 90 डिग्री में होता है। जो पोलर एरिया होता है ना, सब्सिडेंस, सब्सिडेंस का मतलब नीचे आना। ठीक है, जब क्या होता है 90 डिग्री पर क्या होता है कि हवाएं नीचे की तरफ आती है ना, ठंडी होके नीचे की तरफ आती हैं। तो जब नीचे की तरफ आएंगी हवाएं और ये सरफेस पे पहुंचेगी, सरफेस पे क्या होती है ठंडी हवाएं, ऊपर क्या होती है कंपेरेटिवली गर्म, ऊपर थोड़ा और गर्म, ऊपर थोड़ा और गर्म, सबसे ठंडी हवाएं सरफेस पे होंगी। तो हो गया ना आपका एक प्रकार से इन्वर्जन, ऊपर जाने पर तापमान यहाँ पर बढ़ेगा। तो इसको अवसादी अवतरण विलोमन यानी सब्सिडेंस इन्वर्जन कहते हैं, जो कि पोल में होता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। देखो, कंक्लूजन से पहले जो प्रश्न पूछा था तापमान विलोमन का, उसमें उसका सिग्निफिकेंस या महत्व भी पूछा था। बहुत सिंपल है, जो फॉग बनता है, धुंध बनता है, वायु प्रदूषण होती है, विशेषकर नगरीय घाटियों में, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। ऊर्ध्वाधर वायु संचरण जो है अवरुद्ध हो जाता है। जैसे हमने बताया कि नीचे जब ठंडी हवा आ जाएगी, ऊपर गर्म हवा रहेगी, तो जब ये फैलेगी ही नहीं तो ऊपर की तरफ जाएगी कैसे। हवा को ऊपर उठने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दशा है कि उसका तापमान ज्यादा होना, तापमान ज्यादा होने की वजह से फैलना, फैलने की वजह से हल्का होना। जब ये हल्की होती है तो उड़ती है, लेकिन जब हवा ठंडी है, ठीक है, तो उसका तापमान बहुत कम रहेगा, वो संकुचित रहेगा, फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं तो ऊर्ध्वाधर वायु संचरण यानी वर्टिकल कन्वेंशन नहीं होता है। कन्वेक्शन जब नहीं होगा तो बादल का निर्माण नहीं होगा, बादल का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। इसीलिए टेम्परेचर इन्वर्जन जो है, कभी कभी स्टेबल इन्वायरमेंट यानी कि वर्षा नहीं होती है जिसकी वजह से। इसका प्रभाव विमानन, एविएशन इंडस्ट्री, बहुत कोहरा है तो विमान नहीं उड़ेंगे। कृषि यानी पाले से हानि, जो पाला पड़ता है यानी कि जो धुंध होता है जमीन पर, जब धुंध होता है उसी को पाला कहते हैं। ठीक है, आपके फसलों को नुकसान होता है। मानव स्वास्थ्य के लिए, जैसे आप दिल्ली में देखते हो स्मॉग, दिल्ली में स्मॉग बनता है ना, ये भी आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का एक प्रकार है। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि दिल्ली में स्पेसिफिक टाइम पे ही स्मॉग क्यों बनता है। स्पेसिफिक टाइम का मतलब कि नवंबर दिसंबर में ही स्मॉग क्यों बनता है दिल्ली में। स्मॉग पता है आपको, स्मॉग जो जहरीली वायु हो जाती है दिल्ली में, जब लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं, उसको स्मॉग कहते हैं। बनता कैसे है पहले आप ये समझिए। ठीक है, और समय का भी जवाब आपको उसी में मिलेगा कि नवंबर दिसंबर में ही दिल्ली में क्यों बनता है। उसके लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर ये है कि ये समय दिवाली का होता है। ठीक है, बहुत सारे पटाखे, बहुत सारे फायर क्रैकर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे 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 कण हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और प्रदूषक बेसिकली। दूसरा होता है ये जो खरीफ सीजन होता है, खरीफ क्रॉप, उसकी कटाई का मौसम होता है। कटाई का मौसम कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। ये तीन राज्य जो है एग्रीकल्चर में अग्रणी राज्य है। तो क्या होता है, खरीफ सीजन की समाप्ति हो जाती है, अब रबी सीजन आने वाला है। तो जो किसान होते हैं उनको रबी क्रॉप्स अपने लगाने होते हैं, विशेषकर गेहूं। अब क्या होता है कि वो अपनी फसल की कटाई करते हैं, लेकिन खेतों में ऐसे छोटे 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 डंठे रह जाते हैं। अब भारत में ये डंठों को निकालने की टेक्नोलॉजी बहुत कम है, और जो किसान होते हैं उसको जल्दी होता है कि इसको जल्दी से हटा के हम अपनी अगली फसल लगाएं। तो वो क्या करता है, इस पूरी पराली को जला देता है। इसको डंठी पराली कहते हैं। इस पूरी पराली को जला देता है। अब ये जब पराली जलती है तो ये एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में जाके इसके साथ भी बहुत सारे कण होते हैं। तो चूंकि दिल्ली इस मध्य में है, ठीक है, इन तीनों एरियाज के, और दिल्ली में जो है हीट आइलैंड बनता है। हीट आइलैंड का मतलब यहाँ पर जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ये हवाएं हैं वो दिल्ली की तरफ जाती हैं, और इनके साथ साथ ये छोटे छोटे कण भी जाते हैं। तो एक तो दिल्ली पे पहले ही दिवाली वाला कण है, ऊपर से ये वाले कण मिल गए। ठीक है, तो दिल्ली के ऊपर जो है मौजूद एटमॉस्फेयर में पर्याप्त कण अब मिल गए हैं। अब उसको क्या चाहिए, अब उसको केवल ठंडी एटमॉस्फेयर चाहिए, फॉग बनाना है उसको। ठीक है, तो धुंध कैसे बनता है, जब रात लंबी होती है, रात लंबी होती है तो क्या होता है कि तापमान बहुत तेजी से सतह पर कम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत देर तक ठंडी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थर्मल इन्वर्जन हो जाता है, यानी नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा।
अब जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर जो है सतह के पास ही धुंध का निर्माण होता है। अब चूंकि धुंध का निर्माण हो चुका है सतह के पास, तो आपको पता है पहले से ही ये मटेरियल, ये जो पॉल्यूटेंट हैं कृषि वाले और दिवाली वाले मौजूद हैं, तो क्या होता है इसी पर कंडेंसेशन होने लगता है। ठीक है, जो आसमान में आपका कंडेंसेशन होता है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियई होते हैं, वो पॉल्यूटेंट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडेंसेशन होता है वो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं। ठीक, तो मतलब समझिए ये जो धुंध बन रहा है वो प्रदूषकों के ऊपर बन रहा है, तो ये आपको नुकसान करेगा। ठीक, तो ये प्रदूषक हैं, धुंध के रूप में जमे रहते हैं, फिर ये जो है हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए। और ऐसे एग्जाम्पल दिल्ली में और यूएसए में मिलते हैं। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। ऊष्मा बजट पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखता है ताकि तापमान विलोमन समान ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण में अस्थायी व्यवधान उत्पन्न, जबकि तापमान विलोमन समान ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण में अस्थायी व्यवधान उत्पन्न करता है। मतलब अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वायु के राइज पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। बढ़ते हुए नगरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण विलोमन की दशाएं और अधिक होती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि अब समय हमको पता है कि नगरीकरण और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर इन्वर्जन है उसकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से धुंध प्रदूषण की स्थिति बढ़ती जा रही है, जैसे कि दिल्ली में स्मॉग। अब उसको हम लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, एज यूजुअल कंक्लूजन में हमको करंट अफेयर डालना ही डालना है। तो इनसेट मोदी सेटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉग के लिए बनाया गया है। ये मोदीज आप बिल्कुल डालिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं है, लेकिन इस सेटेलाइट का नाम है मोदीज। तो कभी भी अगर टेम्परेचर इन्वर्जन आएगा, प्रदूषण का प्रश्न आएगा, तो आप मोदी सेटेलाइट जरूर डालिएगा इनसेट के साथ। और सेरेस, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम संख्यात्मक जलवायु मॉडल बनाते हैं, यानी क्लाइमेट मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, और रिमोट सेंसिंग द्वारा पृथ्वी के विकिरण बजट यानी रेडिएशन बजट को समझने का प्रयत्न करते हैं कि पृथ्वी एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है अपनी रेडिएशन के लिए। ठीक है, और उसी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ते हैं। तो ये आपका बहुत बेहतरीन कंक्लूजन हो गया। हमने बॉडी पार्ट डिस्कस कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। डायग्राम की बात करें तो ये तीनों डायग्राम आप बहुत सिंपल डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम रेडिएशन हो गया, ये वैल्यू हो गया, और ये फ्रंटल इन्वर्जन का एग्जांपल हो गया। ये डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 13वें दिन का प्रश्न समाप्त होता है। अब हम 14वें दिन के प्रश्न पे चलते हैं। 14वें दिन का प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुदाय पेटियों और उनसे संबद्ध पवनों के वैश्विक वितरण की प्रतिरूप की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट एंड एसोसिएटेड विंड ऑन अर्थ। तो इस तरीके से हमारा ये 13वें दिन का प्रोग्राम खत्म होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और लिखते रहिए, चमकते रहिए। जय हिंद।